Okay, ji. Assalamu alaikum. Today we are going to start endoplasmic reticulum, the next topic to cytoplasm. So tomorrow we have discussed about cytoplasm and the location of cytoplasm, and in endoplasm reticulum, we are going to discuss the learning outcomes are introduction, forms, functions, and ये थ्री बुलेट्स को डिस्कस करेंगे हम. एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होते हैं, इनको भी देखेंगे. सो इन इंट्रोडक्शन, endoplasm reticulum is basically the network of channels within the cell, within cell, and extend from the nuclear membrane to the plasma membrane. It's basically the location of endoplasm reticulum where it is basically present. So extend का मतलब होता है वहां से शुरू होता है एंडोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसकी लिमिट्स हैं. सो सिस्टर्नी क्या प्रोसेस है उसको भी हम देख लेते हैं साथ साथ पिक्चर्स के साथ. तो अगर हम बात करते हैं चैनल्स की क्या होता है, तो चैनल्स को मैं भी यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके उसे हाईलाइट कर लेते हैं. तो ईच बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक. तो ये मेरे पास बेटा बेसिकली न्यूक्लियस है और यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट एक सेल बना लेते हैं. लाइक ये एक सेल है और ये कंप्लीट हमारे पास सेल है. ठीक है, इस तरह से. सो ये न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है न्यूक्लियस की, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होते होते टूवर्ड न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी लिमिट्स हैं. यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक एंड होता है. सो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे छोटी छोटी थैलियां हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं. ये आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ट्यूब लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इनमें से एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी, एक स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी बोलते हैं. सो ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा पाथवे है जो कि इनसाइड द सेल है. अगर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में. अब जो वर्ड है बच्चे हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उसकी मीनिंग क्या होते हैं. अगर हम इसके मीनिंग को देखें या बात करें कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, तो एंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, एंड प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर है. अच्छा, कल बच्चे हमने डिस्कस किया था, जब हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि मैम साइटोप्लाज्म की लिमिट्स क्या होती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है. एंडोप्लाज्म को भूल जाए, हम साइटोप्लाज्म की बात करें. तो साइटोप्लाज्म में मेरे बच्चा कल हमने पढ़ा था कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर और साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है. अब साइटोप्लाज्म के भी अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक. एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक में साइटोप्लाज्म के अंदर. तो ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसकी बाउंड्री होती है. सेम जिस तरह से साइटोप्लाज्म की लिमिट्स थी कि उसकी लोकेशन और उसकी पोजीशन यहाँ से लेकर शुरू होती थी, वहां तक उसकी जो एरिया है वो स्टार्ट और एंड होता था. उसी तरह से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और एंड कहाँ पे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. तो मैम ये न्यूक्लियस के अंदर तो प्रेजेंट नहीं ना होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाके एंड होता है. ये फर्दर आगे भी एक्सटेंड भी होती है, इस तरह से यहाँ तक एक्सटेंड भी होते हैं. अब फर्दर अगर बात करें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो मार्जिन्स हैं उनको ये टच करता है, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता. तो आपको यू कैन सी स्मॉल सैक्स, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं. अब एक सैक जो है उसको आपने, उसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है, सिस्टर्नी किसे कहते हैं. अच्छा, फर्दर बेटा ये है कि ये जो सिस्टर्नी है इसकी इनर साइड पे एक मटेरियल फिल किया होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मटेरियल. मैम कहाँ पे फिल कह रही हैं आप? हम एक और कलर सेलेक्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए. डिफरेंट कलर्स के साथ येलो कलर ले लेते हैं. तो बच्चे ये जो सिस्टर्नी है, यहाँ पे इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर, इन थैलियों के अंदर यहाँ पे कुछ फ्लूइड, कुछ मटेरियल फिल किया होता है इस एरिया को, और उस मटेरियल को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मटेरियल. एंडोप्लाज्मिक मटेरियल, एंडोप्लाज्मिक मटेरियल, दिस वन इज अ एंडोप्लाज्मिक मटेरियल. इस मटेरियल को एंडोप्लाज्मिक मटेरियल भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक कंटेंट्स भी कहते हैं. मैम इस मटेरियल में किस तरह का मटेरियल होता है, किस टाइप का मटेरियल होता है, अगर उसकी बात की जाए तो इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्दर मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं. तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो कंप्लीट, अगर हम उसको देखें तो स्टैक लाइक चैनल्स हैं. चैनल कहते हैं रस्ते, पाथवे.
चैनल्स हैं, सैक लाइक थैलियां हैं, ट्यूब्स हैं जिसके अंदर कुछ मटेरियल फिल होता है। इस स्लाइड में हमने क्या सीखा है, हमें क्या समझ आया, इसे समराइज किया जाए तो एक नेटवर्क ऑफ चैनल है, इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन ये बनता है, जो कि एक्सटेंड शुरू होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसकी बाउंड्री है, वहां तक ये एंड होता है। और एंडो का मतलब होता है इनर साइड और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके ऊपर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्स बनी होती हैं बच्चे, उनको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी है, ये जो चैनल्स हैं, इनके अंदर भी कोई मटेरियल होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक मटेरियल कहते हैं। विच टाइप ऑफ मटेरियल, अगर हम बात करें किस तरह का मटेरियल है, वो तो एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में फर्दर वो हेल्प आउट करते हैं। यहाँ तक आई थिंक ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद हम फॉर्म्स पे आते हैं। फॉर्म कहती है टाइप्स को, कितनी किस्में हैं, कितनी टाइप्स हैं इसकी। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं। अब किस बेस पे मैम इसकी टाइप्स बनाते हैं, आप इनको इनके कलर की बेस पे टाइप बना रहे हो, ये स्ट्रक्चर की बेस पे टाइप बना रहे हो, तो हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे टाइप बना रहे होते हैं कि नजर कैसे आते हैं, दिखते किस तरह के हैं। अब इनको अगर हम देखा जाए तो हम इनको डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और किस बेस पे इन दोनों को रफ और स्मूथ कहेंगे हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे मॉर्फोलॉजी में राइबोसोम्स अटैच हैं या नहीं अटैच है। सो आर ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। एक पहली जो इसकी टाइप है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसको हम इन शॉर्ट RER भी कहते हैं। जब हम इसको RER कहें बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि RER में R हमने यहाँ से पिक किया है, E यहाँ से पिक किया है और रेटिकुलम में R यहाँ से पिक किया है, तो हम इसको सिंपली RER भी बोलते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, जिस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। बहुत बार ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में भी वो यही टर्म यूज कर लेता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये बहुत इजी पॉइंट था, लेकिन कुछ बच्चों के लिए होता है कि उनको ये पॉइंट्स भी क्लियर नहीं होते। सो मुझे अपने लेक्चर में हर बच्चे को एक साथ लेके चलना होता है। तो RER मींस रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। मैम रफ किस बेस पे हम इसको बोल रहे हैं, किस बेस पे हम इसको रफ कह रहे हैं। एक दिन पहले भी मैंने आपको रफ और स्मूथ के बारे में डिफरेंस बताया था कि रफ किस बेस पे कहा जाता है, स्मूथ किस बेस पे कहा जाता है। तो रफ का मतलब होता है जस्ट लाइक आपकी फेस पे अगर दाने निकल आते हैं, तो आप अपने स्किन को चेक करते हो अपने हाथ के साथ, तो आपको आइडिया होता है यार मेरी स्किन कितनी रफ हो रही है, बिकॉज उसके ऊपर एक्नी है, दाने हैं। तो ये भी उसी तरह से है कि ऐसा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिसके ऊपर ग्रेन्यूलर सरफेस होती है, ग्रेन्यूल्स कहते हैं दानों को, ठीक है। ग्रेन्यूलर सरफेस होगी, यानी उस पे इसका मतलब क्या है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको सिंपली बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी टाइप इसकी है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इससे पहले डिस्कस करें, हमें आइडिया होना चाहिए कि मैम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का स्ट्रक्चर तो समझ आ जाता है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अगर आप राइबोसोम्स देखना चाहें कि कहाँ पे अटैच है, तो मैं उसको भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो आपको नजर आ रहा है ये ग्रेन्यूल्स अटैच है इसके ऊपर, ये ग्रेन्यूल्स अटैच है। मैम ये राइबोसोम्स आते कहाँ से बन के, कहाँ से राइबोसोम बन के आते हैं, इनकी फैक्ट्री क्या है। तो बेटा ये सेंटर में छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। एक तो है न्यूक्लियस, दूसरा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के बाहर आपको नीले रंग के पोर्स नजर आ रहे होंगे, ब्लू कलर के। यहाँ से राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं और सिंथेसाइज होने के बाद वो इस एरिया से सिंथेसाइज हो रहे हैं, इस एरिया में, वो जो सेंटर में एरिया है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इन पोर्स के थ्रू, इन सुराखों के थ्रू बाहर निकलते हैं और इनके ऊपर आके रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं और उसको रफ बना देते हैं। अब राइबोसोम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे कि राइबोसोम्स में से भी कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो फ्री फॉर्म में होते हैं और कुछ अटैच फॉर्म में होते हैं। जो अटैच होते हैं वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ आगे अटैच होकर इसको रफ बना देते हैं। अगर ये रफ ना होता, रफ का वर्ड निकाल दिया जाए, तो वो बाकी क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो रफ किस वजह से है कि राइबोसोम्स आके अटैच हो गए हैं, तो वो जिनके साथ अटैच नहीं होते उनको हम स्मूथ कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम किसकी बेस पे कर रहे हैं, राइबोसोम की बेस पे। अब ग्रेन्यूलर सरफेस है, इट मींस कि राइबोसोम्स अटैच हैं। ओके मैम, हमें क्लियर होगी स्लाइड आपकी कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम स्पेस पे कहते हैं कि उन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। मैम इनकी फंक्शनिंग क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्या रफ का कोई फंक्शन होगा कि राइबोसोम्स अटैच हैं तो इसका क्या फंक्शन होगा। अगर हम इनकी फंक्शंस देखें तो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जस्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि मैम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन क्यों है, मतलब किस वजह से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है, तो बच्चे राइबोसोम्स जो है इनको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन।
Ribosomes are factory of protein and nucleolus is factory of ribosome synthesis. न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम्स आके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर टच करते हैं और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो फर्दर आके प्रोटीन बनाते हैं. अब बच्चे दो ही कंडीशंस हैं, या तो प्रोटीन सेल को अपनी नीड के लिए चाहिए है, सेल जारी बात एक लिविंग एक हमारे पास बॉडी है जिसको अपनी फंक्शनिंग के लिए भी प्रोटीन चाहिए होती है ना, तो सेल को अगर अपने लिए प्रोटीन चाहिए तो वो अपनी बॉडी में उसको स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है अपने फ्यूचर यूज के लिए. बट ऑन द अदर हैंड अगर उसको यूज नहीं करना और उसको एक्सपोर्ट करना है, बॉडी के बाकी सेल्स को चाहिए प्रोटीन, बॉडी में बाकी जगहों पे प्रोटीन चाहिए तो उसको एक्सपोर्ट कर देता है. बट जब आप उसको एक्सपोर्ट करना होता है, निकालना होता है, बाहर भेजना होता है अपनी बॉडी से, अगर बॉडी से वो यहाँ से प्रोटीन बना के बाहर निकाल देता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, तो वहां पे वो उसको फुल पैकिंग के साथ भेजता है. और वो जो पैकिंग है वो पैकिंग करने में कौन हेल्प आउट करता है, तो वहां पे गोल्जी बॉडीज आएंगी जिनको हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है. तो गोल्जी बॉडीज फर्दर जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, गोल्जी बॉडीज उनको पैक करके सेल से बाहर एक्सपोर्ट करती है. अगर तो बॉडी को खुद चाहिए होता है वो प्रोटीन, तो सेल अपनी बॉडी में वो प्रोटीन को स्टोर कर लेता है. अगर वो प्रोटीन नहीं चाहिए बॉडी को, उसे एक्सपोर्ट करना है, सेल से बाहर निकालना है, तो गोल्जी बॉडीज उस प्रोटीन को प्रॉपर पैकिंग करके, जब हम किसी अगर गिफ्ट भेजते हैं या कोई चीज भेजते हैं तो डेफिनेटली उसको रैप करके भेजते हैं, पैक करके भेजते हैं. उसी तरह से गोल्जी बॉडीज भी उन प्रोटीन्स को, उन मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर पैक करके बॉडी से एक्सपोर्ट आउट करती है. मैम गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं, तो ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वहां पे हम इनको डिस्कस करेंगे. तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा है हम उसको देख लेते हैं. इस स्लाइड में हमने ये लर्निंग की है कि राइबोसोम्स की 2 फॉर्म्स हैं और वो फॉर्म्स किस बेस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स. अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की कितनी फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स हैं, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स. सो एक कंडीशन है कि वो अटैच हो, अगर वो अटैच हैं तो उनको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. अगर उसकी शेप और मॉर्फोलॉजी देखते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की, वो ग्रैन्युलर सरफेस है, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हमें हेल्प आउट करेगा और उसको हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इजी और ये क्लियर हो गया होगा. किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग इजी पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ये बहुत इजी है मेरे ख्याल से. अगला अगर हम इसकी टाइप देखते हैं, 2 फॉर्म्स है ना, एक तो रफ टाइप थी और दूसरी फॉर्म को अगर हम देखें इसकी, तो दूसरी फॉर्म इसकी हमारे पास आती है स्मूथ फॉर्म. स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. अगर स्मूथ की बात करें तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जो हमने पहले लर्न किया है कि जिसमें रफ यहाँ पे अटैच किया था. रफ किस बेस पे अटैच किया था, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स. तो अगर बेटा यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखते हो तो जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होते हैं. क्यों होते हैं, ताकि न्यूक्लियोलस से राइबोसोम जब इस पोर के थ्रू बाहर निकले तो सीधा इस पे अटैच हो जाए. लेकिन जो स्मूथ वाले बेचारे हैं वो उसके साथ नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा दूर होते हैं. यानी वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं हाईलाइट किए हुए, ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को अगर देखें तो आपको इसकी स्किन नजर आएगी कितनी स्मूथ है. इसके ऊपर कहीं पे भी हमें कोई भी राइबोसोम अटैच नजर नहीं आ रहा. इट मींस इसको हम एक और वर्ड कह सकते हैं कि इसकी सरफेस नॉन ग्रैन्युलर है. नॉन ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर का मतलब होता है दाने. उन दानों का नाम क्या है, राइबोसोम्स. नॉन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर और राइबोसोम्स आर एब्सेंट. if ribosomes are absent then this structure is known as smooth endoplasm reticulum. जिस तरह हम उसको RER कहते हैं उसी तरह हम इसको SER कहेंगे, SER. so write down the difference between SER and RER, sorry, SER and RER. So SER, smooth endoplasm reticulum, and RER is rough endoplasm reticulum. The major difference is the presence and absence of ribosomes. अगर ribosomes attach है तो हम उसको rough कह रहे हैं, अगर वो attach नहीं है, ribosomes absent है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कह रहे हैं. अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा है, उसकी पोजीशन देखी है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं.
फर्दर जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं इसके इंट्रोडक्शन और फॉर्म्स के बाद हमें स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की फंक्शनिंग का पता होना चाहिए। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में बच्चे देखा था कि हमें रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो हमने फंक्शंस देखे हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसी तरह से मैम जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है इसके भी तो कोई फंक्शन होते होंगे ना, क्योंकि ये प्रोटीन तो सिंथेसाइज नहीं कर सकता बिकॉज उसकी बॉडी के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है। तो मैम ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम फिर किस काम का है, वो सेल के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये आपका मेन क्वेश्चन होना चाहिए। सो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के फंक्शंस को डिस्कस करें, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सो अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूं तो सबसे पहला मेरा आपसे सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा, write down the function of smooth endoplasm reticulum, the most important short question of this topic. So it's help in the metabolism of different substances such as lipids. So lipids की metabolism, इसकी catabolism, anabolism, जितनी भी lipid से related काम है वो smooth endoplasm reticulum के अंदर होते हैं. I'm talking about smooth, I'm not talking about rough. रफ में राइबोसोम्स होंगे तो वो तो प्रोटीन बनाएंगे ना, स्मूथ का क्या काम है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करना। फर्दर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या है, बॉडी में कहीं से भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ सकते हैं या मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं जो बॉडी के लिए सही नहीं है, बॉडी की पीएच अगर डिफर कर जाती है तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी जो है वो यही हेल्प आउट करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, हमारे मसल्स में और हमारे नर्व सेल्स में जो मैसेजेस कन्वे होते हैं, एक्सोसाइटोसिस जो होती है या एंडोसाइटोसिस होती है, ये जो मैसेजेस कन्वे होते हैं तो वहां पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की मसल्स में एक टाइप होती है जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसको हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मसल्स में और नर्व्स में बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए बेटा, बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह का, किस टाइप का सेल है। अगर तो ऐसा सेल है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है उसमें, तो वहां पे डेफिनेटली जैसे हमारे हार्ट सेल्स हैं, कार्डिक सेल्स हैं, तो वो डेफिनेटली उन्हें पंप करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना होता है, तो उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट ज्यादा होती है। तो बॉडी में ऐसे सेल्स जो सिक्रीशन ज्यादा करते हैं, जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशन करते हैं, हमारे स्टमक में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे लिवर में, पेंक्रियाज में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं। तो वहां पे ऐसे ही सेल्स में ऐसे ऑर्गेनेले की अमाउंट ज्यादा हो जाती है जो कि उस तरह की रेलिवेंट फंक्शंस में हेल्प आउट करें। क्योंकि हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है इसका काम होता है पैकिंग करना, सिक्रीशन करने में हेल्प आउट करना, जैसे कि गोल्जी अपरेटस को वो हेल्प आउट करते हैं। सो मसल्स एंड नर्व सेल्स में ये मैसेजेस कन्वे करने में बहुत हेल्प करते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। आपने फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको बता दिया था कि बेटा इसमें चैनल्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब उन चैनल्स, उन रस्तों में से या उन पोर्स में से, उन एरियाज में से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल पास आउट करके चला जाए। देखिए अगर डायरेक्टली राइबोसोम्स अगर समर्ज होते हैं साइटोप्लाज्म में और डायरेक्टली कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में बन रहा होगा तो वहां पे उसकी पीएच डिफर कर सकती है, बिकॉज अभी रॉ मटेरियल बन रहा होता है, ठीक है, अभी वो फाइनल मटेरियल नहीं होता, रॉ मटेरियल तैयार होता है। जो हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का एरिया होता है वहां पे रॉ मटेरियल बनता है। रॉ का मतलब है उसकी फाइनल अभी फिनिशिंग होना रहती है, वो जो फिनिशिंग है वो गोल्जी अपरेटस कंप्लीट करता है और गोल्जी अपरेटस कंप्लीट उसको एक पैकिंग और एक कवर बना के बॉडी से बाहर एक्सपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वन प्लेस और टू अनदर प्लेस ऑफ सेल में ही इधर से उधर मटेरियल को भेजने के लिए कि उसके साथ अभी दूसरा मटेरियल साइटोप्लाज्म का टच ना करे, क्योंकि वो भी रॉ मटेरियल है और उसको प्रॉपर पैकिंग के साथ गोल्जी अपरेटस से बाहर सेल से रिमूव किया जाता है। सो अभी सेल में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी ये गलियां, ये चैनल्स, ये ट्यूब्स होना बड़ा जरूरी है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि बेटा जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, क्योंकि यू नो दैट हमारी बॉडी सेल में प्रॉपर बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है, बॉडी में सेल में एक स्केलेटन चाहिए होता है जो कि सेल की शेप को मेंटेन करे। तो सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए एक तो साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, उस तरह से हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर है कि हाँ ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है सेल को, ताकि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रह सके। फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आज के टॉपिक में वो ये 3 है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आर प्रेजेंट, ये वही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आर प्रेजेंट, नंबर 1 इज स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम।
how smooth endoplasmic reticulum is different from the rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is different from the rough endoplasmic reticulum on the basis of absence of ribosomes, because smooth में absent होते हैं ना, और rough में ribosomes present होते हैं. Give three functions of smooth endoplasmic reticulum. Most favorite question of this topic. Three functions. मैंने आपको 5 functions करवाए हैं previous slide में, आपने 3 लिखने हैं, तो 3 functions में आप बताएंगे. नंबर 1, ये हमारे पास क्या करता है, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म करता है. नंबर 2, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट करता है. नंबर 3, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नंबर 4, नर्व इंपल्स या मसल्स में मैसेजेस कन्वे करने में हेल्प आउट करता है. नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करने में हेल्प आउट करता है. ये 5 मैंने आपको गिनवा दी है फिंगर टिप्स में. आप इनमें से कोई से 3 कर लें जो आपको अच्छे से याद हो, उसमें गलती ना हो सके और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. सो यही था आज का टॉपिक इंशाल्लाह. इसके अलावा कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं.